sees a record high in terms of COVID-19 yet again. दुख की बात है कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आज 13वां दिन है जब रिकॉर्ड मृत्यु हुई है। देश ने 3,665 लोगों को खो दिया। देश में पिछले 2 हफ्ते में कोरोना की मृत्यु की संख्या 3 गुना बढ़ी है। 31,000 से ज्यादा मौत हुई है। महाराष्ट्र में 8,000 लोगों की मृत्यु हुई है, जो पिछले 2 हफ्तों से दुगनी है। दिल्ली में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 3,800 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में 3 गुना मौतें हुई हैं दोस्तों। इस शो के रिकॉर्डिंग के समय इंडिया में आज 4 लाख कोरोना के नए मामले और 4,000 नई मौतों का आंकड़ा सामने आया, जो हमारे देश में टोटल डेथ ड्यू टू कोरोना 2,38,000 तक पहुंचा देता है। इस सब में हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या हम कोरोना से निजात पा सकते हैं? इसका जवाब हमें शायद हमारे इतिहास में मिले। देखा गया है कि कोरोना से संक्रमित एक इंसान 2 से 3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। 100 में से एक इंसान कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाता है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा वायरस है जो 100 में से 30 लोगों की जान लेता है और 10 में से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस वायरस का नाम है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ने दशकों तक पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था। स्मॉल पॉक्स की वजह से लगभग 30 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इतना डेडली वायरस होने के बावजूद स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। ये कैसे हुआ? क्या हम ये फिर से कोरोना के साथ कर सकते हैं? 1960s में पूरी दुनिया के 60% केसेस भारत में ही देखे जाते थे। 1962 में भारत सरकार ने नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का एक ही फोकस था, मास वैक्सीनेशन ऑफ पॉपुलेशन। 1967 आते आते ये प्रोग्राम एक नाकाम कोशिश साबित होता गया। इसका सबसे बड़ा कारण था स्मॉल पॉक्स के केसेस का लगातार बढ़ते जाना। 1970s में WHO और भारत सरकार ने मिलकर NSCP को फिर से रिवाइव किया, लेकिन एक नए प्लान ऑफ एक्शन के साथ। इस प्लान ऑफ एक्शन में 3 चीज़ें या 3 प्रिंसिपल काफ़ी अहम थे: कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन एंड वैक्सीनेशन। इन्फेक्टेड इंसान को आइसोलेट करके उनके संपर्क में आए लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेस करके वैक्सीनेट करना और इस चेन को चलाते रहना। ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ कि कुछ ही सालों में कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स भारत में से हो गया। इतिहास के इस एग्जाम्पल में यूज़ की गई टेक्निक क्यों ना हम कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ करें। पर यह इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन और एनिमल्स टू ह्यूमन होता है, जिसका एक साफ मतलब है, अगर आप अपनी सारी पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट कर देंगे, फिर भी ये वायरस कभी ना कभी एनिमल से ह्यूमन में आ सकता है। कोरोना वायरस के काफ़ी सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आइसोलेट करना और आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जबकि यही चीज़ स्मॉल पॉक्स में बहुत आसान थी। उनके सिम्टम पहचानना बहुत इजी था। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत छोटा है दोस्तों। इट इज़ जस्ट 2 to 4 days, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान एक्सपोज होता भी है कोरोना वायरस से, तो भी हम वैक्सीन देके उसे तुरंत नहीं बचा सकते। जबकि स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन था और उसमें वैक्सीनेशन से हम एक्सपोज्ड इंसान को बचा सकते थे। तो हमारे पास उपाय क्या है? आइसोलेशन एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं: रैपिड टेस्टिंग, रैपिड लेबोरेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम को दुरुस्त करके, और सेकंड मोबाइल स्ट्राइक टीम्स बना के। मोबाइल स्ट्राइक टीम्स छोटी छोटी टीम्स होती है जो रैपिड टेस्टिंग, आइसोलेशन
और वैक्सीनेशन का ध्यान रखती है। इस कॉन्सेप्ट को स्मॉल पॉक्स में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया था और इसकी वजह से उसका इरेडिकेशन आसानी से हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप वैक्सीनेशन। अब मास वैक्सीनेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें रिंग वैक्सीनेशन और मास वैक्सीनेशन को कंबाइन करके वैक्सीनेट करना शुरू करना चाहिए दोस्तों। और इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वायरस को हराकर हम एक दिन नॉर्मलसी में ज़रूर लौट पाएंगे, लेकिन इस पेंडेमिक ने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के शॉर्टफॉल्स को बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। जहां कोरोना के मैनेजमेंट के बेसिक स्टेप्स जैसे कि रैपिड टेस्टिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेंडेमिक के 1.5 साल बाद भी टेस्टिंग किट्स की कमी, मिसमैनेजमेंट ऑफ सप्लाईज, मिसमैनेजमेंट ऑफ हेल्थ वर्कर्स, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ और वैक्सीन शॉर्टेज एक लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग दर्शाती है, जो हमें एक सवाल पूछने पे मजबूर करता है, क्या हम तैयार हैं?